अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 की आज की ये वीडियो ई टैप सॉफ्टवेयर के बारे में है। ई टैप एक कम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर है जो हम डिज़ाइनिंग और सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ई टैप एक्चुअली स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांजिट एनालाइजर प्रोग्राम, जो कि 1986 में फाउंडेड हुआ था, जो कि बनाया गया था। बहुत कम्प्रीहेंसिव और जामिया सॉफ्टवेयर है ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो ये ट्रेनिंग की वीडियो जो कि आपको कैरियर 360 के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है कि इससे आप क्या सीख सकेंगे, क्या लर्निंग मिलेगी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ई टैप सॉफ्टवेयर। आप इसमें डिफरेंट तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। आप इसमें सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर डिफरेंट कंपोनेंट जो है आपके, उनको इस्तेमाल करके आप अपना जो पावर सिस्टम है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जिसके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे डिफरेंट सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में मोर अगर बताया जाए तो बेसिकली ई टैप इट इज़ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस प्लेटफॉर्म for the designing, simulation, operation and automation of generation, transmission, distribution and industrial power system। यानी आपका कंप्लीट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर देखें तो जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से आगे आपका जितना भी इसकी इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग की इन्वॉल्वमेंट है, आप इन तमाम डिफरेंट फेजेस को इसको बेहतरीन तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं। That is the fully integrated electrical engineering software solution including the arc flash analysis। इसमें हम arc flash analysis कर सकते हैं, and the load flow analysis and the short circuit analysis, transient stability, और इसमें relay coordination कर सकते हैं, cable amplicity and optimal power flow, and इसके अलावा और बहुत सारी multiple options हैं, उनको हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टूल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। इसका स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए कैरियर 360 की पहले दिन से ही यही कोशिश रही है कि आपको मैक्सिमम एम्पावरमेंट की तरफ लाए, आपको स्किल्स सेट की तरफ लाए, आपको स्किल्ड इंजीनियर बनाए। ना कि सिर्फ डिग्री इंजीनियर के ऊपर फोकस होना चाहिए, बल्कि आपको वो स्किल्स सिखाए जाएं जिसकी इस रियल दुनिया के अंदर डिमांड है या इस मार्केट के अंदर जिसकी सर्च रहती है। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली नई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको टाइम पर मिल सके, क्योंकि इस चैनल के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके कैरियर को बूस्ट दे सकती हैं। तो ये ई टैप का जो वर्जन है 12.6 वर्जन है, जो कि आप इसको, ये बेसिकली परचेज सॉफ्टवेयर होता है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको परचेज करना पड़ता है। आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सपर्टीज़ बनाकर आप एज अ फ्रीलांसिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर एक्सपर्टीज़ आप ई टैप एक्सपर्ट बनकर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें लेट स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास इस तरह की विंडो आएगी ये सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद। तो इस तरह का ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा। तो ये फाइल व्यू, फाइल में जाकर आपने न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आप चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नाम दें, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रखता हूँ पावर प्लांट 1, यू कैन चूज़ एनी काइंड ऑफ नेम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। डिफरेंट इंग्लिश और मैट्रिक सिस्टम, आप इंग्लिश सिस्टम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम है और ये आप एक्सेस लेवल परमिशन है यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो ये डिफरेंट सारी ऑप्शन जो हैं वो मैंने चेक की हुई हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से ही एक्सेस लेवल भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई डिज़ाइनर है या आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है,
उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सिर्फ ऑपरेशंस के मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसको आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये उसके बाद आप ओके कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाती है जो कि इसकी मेन विंडो है, और तमाम जो टूल बार्स हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं इसके अंदर के कौन कौन सी टूल बार्स हैं। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपकी मेन विंडो ओपन हो जाती है। इसको मैंने बड़ा किया। अब अगर आप देखें तो आपके सामने एक इंटरफेस जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये मेन स्क्रीन है बेसिकली ई टैब की। इसमें आपको राइट पे, लेफ़्ट पे और अप एंड डाउन डिफरेंट जो मेन्यू और टूल बार नज़र आ रहे हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये फाइल में आप एडिट्स, ये टूल्स हैं, फिर व्यू के अंदर आपका जूम इन जूम आउट के टूल्स हैं, फिर प्रोजेक्ट टूल बार है, फिर प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट की टाइटल बना सकते हैं। जो प्रोजेक्ट आपने अभी डिज़ाइन करना है उसका आप यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल और उसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर है वो प्रोजेक्ट, आपकी वो साइट किधर है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका आ जाएगा, जो कंसर्न इंजीनियर है उसका नाम आ जाएगा। यानी ये वो डेटा है जो आप जब इसकी पूरी रिपोर्ट को प्रिंट आउट करेंगे या पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे टॉप के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन होगी। आगे फिर आपकी जो वर्किंग होगी उस प्रोजेक्ट के बारे में वो वर्किंग आपको मिलेगी। तो इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अगर आप देखें तो दो तरह के स्टैंडर्ड्स आपको मिलते हैं। एक एनसी स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक आप में आईसी के स्टैंडर्ड है। और फ्रीक्वेंसी आपको ये डिफरेंट स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कि आपको मिलती है इसके अंदर ऑप्शन। तो डेफिनेटली आई विल चूज़ द 50 हर्ट्ज़ अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। और बाकी यूनिट आपके इंग्लिश और मैट्रिक आप इंग्लिश यूनिट इसमें यूज़ करेंगे। तो ये इसकी सेटिंग्स के अलावा फिर हम अगर इसकी बात करें तो आपको लाइब्रेरी के अंदर तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, जो हार्डवेयर हैं, जैसे आपका रिलेज हैं, आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं, सर्किट ब्रेकर की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। तो ये जो टूल बार आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली एडिटिंग टूल बार कहलाती है। इसमें आपने डिफरेंट आपके पास ये कंपोनेंट की अवेलेबल है। इसमें आपका लोड है, ट्रांसफार्मर है, आप के पास बस है, आपके पास इसमें मोटर्स, जनरेटर और ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये जो है बेसिकली सारा अगर आप देखें तो ये आपको आ रहा है नज़र ये टूल। तो ये आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये टूल बार नज़र आ रही है, ठीक है। आप अगर जो स्टैंडर्ड मैंने आपको प्रोजेक्ट में आप इसके स्टैंडर्ड में जो सिलेक्शन है आप इसमें आईसी सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये जो आइकॉन है, आपके पास सिंबल्स हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको इस बारे में पहले ब्रीफ करता हूँ टूल्स बार के बारे में, क्योंकि ये एक सीरीज़ है, इसमें आपको कंप्लीट लर्निंग होगी इस हवाले से। या अगर मैं यहाँ पर ये बस बार ये चूज़ करूँगा तो ये मेरे पास बस अगर इसकी आ जाती है तो मैं इस मेरे पास बस बार है, ये बस 1 आप इसको कह सकते हैं, बस 1 का इस्तेमाल है। इस पे आप जो है वो ट्रांसफार्मर प्लेस करते हैं। यहाँ पर ये आपके पास T1 है और यहाँ पर डेफिनेटली आपको ब्रेकर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रेकर लगा सकते हैं, इधर आपका ब्रेकर आ जाएगा। और ऐसे ही पावर ग्रिड जो है वो आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है ये किसी ग्रिड के साथ कनेक्ट होगा। इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है वो किसी ग्रिड के साथ आएगी, तो मैं ग्रिड ये प्लेस करता हूँ यहाँ पर। तो आगे आपका ये ट्रांसफार्मर, उसके बाद आप यहाँ पर लोड जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ लोड जो है, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट 1 2 3 और आप 4 लोड यहाँ पर लगा सकते हैं। दोबारा आप इसी कर्सर को पॉइंटर के ऊपर आ गए तो वो ख़त्म हो जाएगा बेसिकली। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं पहले हम, जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से हमने डिज़ाइन करना है,
एक प्रोजेक्ट को जो हमारा पावर हाउस है या हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें हम ट्रांसमिशंस के हवाले से भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, इसमें हम पावर जनरेशन के हवाले से भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारा अपना पावर सिस्टम है, इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम, उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आपको इस बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिंगल लाइन डायग्राम आपने पहले बनानी है, अपने कंपोनेंट वो चूज़ करने हैं। डेफिनेटली वो कंपोनेंट आप चूज़ करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ अगर आप यहाँ पर एक जनरेटर्स भी इंस्टॉल करना चाहते हैं इसी बस के ऊपर, तो आप एक जनरेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप जनरेटर भी लगाया जा सकता है। जनरेटर के साथ डेफिनेटली आपको यहाँ पर लो वोल्टेज का एक ब्रेकर लगाना पड़ेगा। ये आपकी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पर आप ये लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर आप लगा सकते हैं। इस एडिटिंग टूल बार में अगर आप देखें तो ये आपका एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ये 3 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये आपका ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये केबल है, अगर आपको केबल चाहिए तो आपका ये केबल का होगा, ठीक है। इस तरीके से केबल की सिलेक्शन की जा सकती है। ट्रांसमिशन लाइंस का ये सिंबल है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर भी और टूल मिलेंगे, आपको ग्रिड मिलेगा, आपको इम्पीडेंस और जनरेटर्स और लोड मोटर, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो ये बेसिकली आपके सामने जो आता है इस तरह का जो आपका सॉफ्टवेयर है, आपको इससे जो कोऑर्डिनेशन आप करते हैं बेसिकली इसी से ही ये चीज़ें आपकी। तो ये इम्पीडेंस की वैल्यू है, आप इम्पीडेंस उठा सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से आप विंड टर्बाइन अगर जनरेटर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा जनरेटर है, आपके पास कोई डीजल गैस इंजन कोई भी आपके पास जनरेटर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन जो मशीन है यानी मोटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर की ऑप्शन है। ये वो सारी टूल लिस्ट है जो आपको जो इस सिंगल लाइन डायग्राम में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये पहले स्टेप में आपके पास पहले तो ड्राइंग कोशिश करें कि आप हाथ से बना के अपने पास रखें, ताकि आपको यहाँ बनाने में आसानी हो, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम हाथ से बनाना ईजी। एक पेपर के ऊपर आप उसको ड्रा कर सकते हैं। ड्रा करने के बाद आप उनकी वैल्यूज़ जो है वो एक पेंसिल से लिख लें, क्योंकि आपको ये कंपोनेंट पहले चूज़ करने पड़ते हैं, फिर आप उनकी कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनको आपने जोड़ना है, ठीक है। तो जब ये पिंक ये नज़र आएगा तो आप वहाँ से क्लिक करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये बस के साथ आपका जुड़ गया। ये लाइन आपकी सीधी है, इस तरीके से आपका ये बस के साथ लोड लगा दिया आपने। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम आपकी कुछ इस तरह की बनेगी। ये ब्रेकर आपने लो वोल्टेज का लगाया, ये जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एक आपके पास अभी जो इस स्टेप में क्या है कि आपके पास इसका जो कंपोनेंट तो आपने चूज़ कर ली है, सिंगल लाइन डायग्राम भी आपने बना ली है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ द डेटा एंट्री, ठीक है। अभी इसकी डेटा एंट्री इसके अंदर नहीं है। तो डेटा एंट्री करने के लिए क्या आपको तमाम इन कंपोनेंट का डेटा एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफार्मर के ये मैं ग्रिड के बात करता हूँ, पीछे जो है वो ग्रिड कितना बड़ा है, तो मैं ग्रिड के डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आती हैं। तो रेटिंग में अगर आप आओगे तो रेटिंग में आप जो किलो वोल्ट की सप्लाई है वो आप इसको 11 किलो वोल्ट की आपकी सप्लाई है, ठीक है, जो कि और आप यहाँ पर ग्रिड की जो सप्लाई आप 5 मेगावाट की सप्लाई हम रखते हैं। तो ये मेरे पास जो है ये जो आपकी बस मैं यहाँ लगाता हूँ एक, ये बस भी ऐड कर दिया आपने, बस 2, ठीक है। इसको अनडू किया जाए तो ये आप वैल्यू जो है इसके साथ कनेक्शन आप करेंगे तो ये मेरे पास रेटिंग में देखें तो 11 किलो वोल्ट है और 5 मेगावाट का है। तो अब ये मैंने ट्रांसफार्मर की जो है वो डेटा एंट्री करना है। तो ट्रांसफार्मर का आपके पास ये इस तरह की डेटा एंट्री के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। तो ये पैरामीटर्स हैं, रेटिंग है, इम्पीडेंस है, टैप चेंजिंग है, आपकी ग्राउंडिंग है, साइजिंग है, प्रोटेक्शन है, कौन सी प्रोटेक्शन आप ले रहे हैं, ठीक है।
हार्मोनिक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी जो चीज़ें आपको इसमें इनपुट देनी होती है, तब आपका वो ट्रांसफार्मर, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपका वो ट्रांसफार्मर एक्चुअल में क्या रेटिंग है उसकी, जो फिजिकली आपका ट्रांसफार्मर आपके पावर हाउस में है, आपने वो डेटा इंटर करना है, तभी तो ये आपको तमाम रिजल्ट जो है वो जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको दिखाएगा। मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं ये 11 प्राइमरी, अगर मैं इसकी 11 किलो वोल्ट करता हूँ तो सेकेंडरी मैं इसकी करता हूँ 400 वोल्ट की, तो वो 0.4 किलो वोल्ट बनेगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में 11 किलो वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और MVA कैपेसिटी मैं देता हूँ इसकी 1.25 आप कर लें, तो कि 1 मेगावाट अप्रोक्सी बनता है। तो आप अगर ये देखेंगे तो जैसे मैंने ये वैल्यू इंटर की है तो ये आपके पास FLA आ गया, इसका FLA फुल लोड अम्पेयर्स। अगर इसकी प्राइमरी सेटिंग में देखेंगे तो फुल लोड अम्पेयर 65.61 एम्पेयर हैं 11 किलो वोल्ट वाली जो साइड है, और इसकी जो सेकेंडरी साइड है जो 400 वाली लो वोल्टेज वाली साइड है, वहाँ पर आपको ये अम्पेयर देगा 1804, 1804 अम्पेयर आपको देगा। तो वैल्यू चेंज करने से आपके एम्पेयर बढ़ देंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 MVA करता हूँ तो मेरे पास आप देखें एम्पेयर की वैल्यू जो बढ़ गई है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एम्पेयर की वैल्यू जो है वो आपको किस तरीके से निकालते हैं, ताकि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो कि ये वैल्यू ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर तो आपके डेटा के ऊपर काम करेगा, जो डेटा आप इंटर करोगे उस हवाले से काम करेगा। अच्छा, इसमें एक डी रेटिंग वाला फैक्टर होता है आपकी एल्टीट्यूड जो है और एम्बिएंट टेम्परेचर। अब ये 30 सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर इस ट्रांसफार्मर की ये आपको करंट दे रहा है। ठीक है, मैं दोबारा इसको करता हूँ 1.25 मीन 1 मेगावाट। ठीक है, तो ये 1 मेगावाट का ये यानी 1.25 MV है, तो ये 1 मेगावाट बनेगा। ठीक है, तो इसकी मैं अगर बात करूं तो एम्बिएंट टेम्परेचर अगर किसी इलाके का 40 है तो कितना डी रेट होगा। अभी आपका जो एम्पेयर है 1804 एम्पेयर है, तो यहाँ पे मैं 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर करता हूँ तो आपका ये डी रेटिंग फैक्टर 9.6 हो गया हुआ है। ठीक है, तो ये डी रेटिंग फैक्टर मज़ीद बढ़ेगा अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये देखें, ये 40 सेंटीग्रेड से 50 पर आने से तकरीबन 18% डी रेट हो गया हुआ है, यानी आपका 1 मेगावाट का जो ट्रांसफार्मर है वो आपका 800 किलोवाट पे पहुंच गया है इस एलिमेंट की वजह से, इस टेम्परेचर की एम्बिएंट टेम्परेचर के चेंज होने से। ऐसे ही आपका एल्टीट्यूड है तो उसमें भी फ़र्क आएगा। आपका एल्टीट्यूड अगर आपका ज़्यादा होगा तो भी उसमें फ़र्क आएगा। मैं यहाँ पर अगर 3300 की जगह मैं 5500 करता हूँ तो ये देखें आपका डी रेटिंग फैक्टर 28.5 पे चला गया हुआ है, यानी आप मज़ीद डी रेट हो गया हुआ है। तो दो फैक्टर जो होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ट्रांसफार्मर्स और आपके जनरेटर्स की जो डी रेटिंग के ऊपर। द नंबर वन इज़ द एम्बिएंट टेम्परेचर एंड अदर वन इज़ द एल्टीट्यूड, जो अबव सी लेवल जिसको हम कहते हैं, सतह समुंदर से जो हाइट होती है उसके बारे में। उस हाइट बढ़ने से तो आपकी डी रेटिंग फैक्टर बढ़ेगा। तो अभी मैं उसको अगर नॉर्मल करता हूँ 340 सेंटीग्रेड कर देता हूँ और 3300 मैं इसको करता हूँ तो आपके पास ये 9.6 का एक डी रेटिंग फैक्टर आता है। उसके बाद मैं इम्पीडेंस की बात करूँ तो ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट होता है, मेन वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपकी परसेंटेज इम्पीडेंस भी कहलाती है। उसके ऊपर मेंशन की होती है परसेंटेज इम्पीडेंस हर ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के ऊपर वो देता है, वरना आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं परसेंटेज इम्पीडेंस निकालने की। उसकी कंप्लीट डिटेल मैंने एक डिज़ाइनिंग वाली ट्रेनिंग के ऊपर मैंने मेंशन किया कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करनी है। अगर आपके पास नहीं है वो वैल्यूज़ तो आप टिपिकल जो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस वगैरह और रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ से उठा सकते हैं उस ट्रांसफार्मर की। तो ये इस केस में है कि आपके पास वैल्यूज़ नहीं है। अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं तो आप वो डाल सकते हैं, वरना 5 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ आपके जो टिपिकल वैल्यूज़ है वो मैंने उठाई है। तो इस ट्रांसफार्मर की टिपिकल वैल्यू ये आ गई। इम्पीडेंस परसेंटेज 5% है और आपकी एक्ट रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है वो 3.5 ओम है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसके बाद आपने इसको ओके करना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब आपके पास ये देखें रीडिंग आ गई हुई है 1.25 MV का ये ट्रांसफार्मर, आपके पास ये रीडिंग इस तरीके से आ जाती है। ऐसे ही आपने
अब ये 0.4 इस बस के ऑटोमेटिकली उसने इस बस को 400 वोल्ट की डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी जब इंटर की है तो उसने ऑटोमेटिकली ये इंटर वैल्यूज़ खुद ही कर दिया कि ये बस जो है आपकी 400 वोल्ट की है। तो ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए कि आपने सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनानी है और ये टूल्स का यूज़ होता है। उसके बाद मैं अगले सेशन में, क्योंकि ये सीरीज़ है पूरी, तो अगले सेशन में आपको इसके दूसरी जो डिटेल के साथ आपको ओवरव्यू मिलेगा। तो इसके बाद आप ब्रेकर की जो वैल्यू है उसकी भी सेम ऐसे आपके पास रेटिंग आप डालेंगे। आप आईसी स्टैंडर्ड है, आपके रेटेड एम्पेयर हैं, आप इसमें 2000 एम्पेयर चूज़ कर लें। तो आप इसको 2000 या 2500 एम्पेयर चूज़ कर लें। रेटेड वोल्टेज आपके कितने हैं, क्योंकि लो वोल्टेज वाली साइड पर है तो आप इसको ये वोल्टेज चूज़ कर लें। 415 वोल्टेज आपके पास आ जाते हैं। ये वोल्टेज आपने चूज़ किए हैं, ओके करेंगे तो ये आपके पास ब्रेकर का डेटा इसमें फीड हो जाएगा। ऐसे ही लोड का डेटा होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है। नीम प्लेट पे आपने लिखना है लैंप 1, आप यहाँ पे लोड का नाम लिख सकते हैं जो भी आपका लोड है, ठीक है। नीम प्लेट में आप इसकी वैल्यू लिखते हैं कितने मेगावाट का लोड है, पावर फैक्टर कितना है, ये सारी चीज़ें आप इंटर करते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर 0.2 यानी 200 किलोवाट का जो लोड है वो मैंने ये फिटअप किया है, तो ये 2 MVA का लोड मेरे पास ये निकला है, यानी इसके साथ मैंने कनेक्ट किया है। ऐसे ये लोड की डेटा देते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम जो आपके पास डेटा की एंट्री है वो ज़रूरी है, तभी आपका आगे वाले जो डिफरेंट एनालिसिस हैं, जैसे आर्क फ्लैश एनालिसिस है, लोड फ्लो एनालिसिस है, या शॉर्ट सर्किट एनालिसिस है, या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है, या अदर दूसरी चीज़ें हैं, वो तभी परफॉर्म करेंगी। वंस यू हैव डन योर सिंगल लाइन डायग्राम, once you put the right data on your all component, all hardware, then you go for the further analysis of the different kind of analysis like load flow analysis। फॉर एग्जांपल ये अगर आप टूल देखें तो ये लोड फ्लो एनालिसिस का टूल आपके पास आ जाएंगे। ये आपके पास लोड फ्लो एनालिसिस के टूल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास रन लोड फ्लो है, आप इससे रन लोड फ्लो कर सकते हैं। आपके पास ये ऑटो रन ऑन ऑफ है, ये आपके पास लोड फ्लो एनालिसिस के टूल है। फिर आपके पास ये शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट एनालिसिस का टूल है। इसके पास आपके पास ये आ जाता है, ठीक है, रन 3 फेज डिवाइस ड्यूटी एंड, ठीक है। इसके बाद आपके पास ड्यूटी है, ये आपके पास रन 3 फेज का साइकिल है, ये मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट है, ये मेन, ये आपके पास आर्क फ्लैश और ये आर्क फ्लैश, रन आर्क फ्लैश एनालिसिस। तो ये आपके पास टूल आ जाते हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो मोटर एक्सीलरेशन एनालिसिस है, उसके टूल्स आपके पास आ जाएंगे। ऐसे ही फिर आपके पास ये हार्मोनिक्स एनालिसिस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके खासकर आजकल एडवांस इंजीनियरिंग में इसका बड़ा रोल है। जितनी भी जो एनर्जी सेविंग कंपोनेंट्स में हार्मोनिक्स एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हार्मोनिक्स एनालिसिस में आप ये रन हार्मोनिक्स लोड फ्लो, आप इसमें हार्मोनिक्स देख सकते हैं, आप इसमें रन फ्रिक्वेंसी स्कैन देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखें तो ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया, इस टूल के इसके ये टूल आ जाएंगे आपके पास। ऐसे ही फिर आपके पास ये स्टार प्रोटेक्टिव डिवाइस कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट रिलेज की कोऑर्डिनेशन आपके पास आ जाती है। डीसी लोड फ्लो एनालिसिस है, उसके टूल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। डीसी शॉर्ट सर्किट एनालिसिस है, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ये उसके टूल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। रन डीसी शॉर्ट सर्किट है, फिर आपके पास रन डीसी आर्क फ्लैश है। These are all the different kind of analysis to perform the simulation of your project according to your design, according to your installation of your equipment। तो आप अपना complete analysis यहाँ से कर सकते हैं। इसी हवाले से ये आपकी एडिटिंग टूल में दोबारा आप आएंगे तो ये आपका जो पेंसिल आपको नज़र आ रही एडिटिंग टूल है, तो यू कम अगेन इन द एडिटिंग टूल मोड। आप इसमें आकर अपने डिफरेंट एनालिसिस आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपकी इन चीज़ों के साथ है, ये आपको डिटेल मैंने इन चीज़ों के बारे में बता दी है। आप डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो लाइब्रेरी में आपके पास ये डिफरेंट कंपोनेंट की लाइब्रेरी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आता हूँ रिलेज के अंदर, तो रिलेज की मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है वो मैं चेक करता हूँ। मेरे पास रिले की क्या ऑप्शन है, देखें यहाँ पर आपके पास मैन्युफैक्चरर है,
ठीक है। मैन्युफैक्चरर की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके अंदर, जैसे ABB है, शनाइडर है, रीवा है, सीमेंस है, आल्स्ट्रॉम ग्रिड की रिलेज हैं, डिफरेंट रिलेज हैं, सेल की रिलेज होती हैं, तमाम रिलेज आपको मिलेंगी। अगर मैं ABB की बात करता हूँ, ये AI की बात करता हूँ, एलन ब्रैडले की बात करता हूँ, तो नीचे मॉडल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैन्युफैक्चरर है, नीचे मॉडल आ जाएंगे। तो फर्स्ट यू कैन सेलेक्ट द ABB and you may see the models of different kind of models of protection relays like 50B, 50D, 50H, 51 and 50 different kind of models available। अगर आप इसमें से जो रिले आपके पास लगी हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी स्पेक्स आ जाती हैं कि आप कौन कौन सी रिलेज की क्या क्या फीचर, बस प्रोटेक्शन है, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन, फीडर प्रोटेक्शन, जनरेटर प्रोटेक्शन एंड मोटर प्रोटेक्शन, सो ऑन। तो आपके पास ये जो प्रोटेक्शन आपने जो एलिमेंट्स जो लेने हैं, जो ट्रिप एलिमेंट्स है, जो रिलेज हैं, यानी 51, 67, 51 और 51 डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेज हैं, वो आप उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें और एक बहुत बड़ा फीचर है कि आप जो है, अगर कोई इसमें लिस्ट में नहीं है कोई नाम मैन्युफैक्चरर का, बट वो you have to install relay that not in you cannot find in the manufacturer list, then you definitely no issue, you may add that specific relay in the tab button, you the put then tab button add, मैन्युफैक्चरर का नेम डालें, कोई XYZ मैन्युफैक्चरर, रेफरेंस देना पड़ेगा आपको और वेब लिंक देना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें आप देकर ये सॉफ्टवेयर को वेट करता है, वेट करने के बाद उसकी लाइब्रेरी में ऐड ऑन हो जाता है। तो ऐसे ही ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं इस लाइब्रेरी में। तो रिलेज के अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे फ्यूज़ हैं, रिक्लोजर्स हैं, HV सर्किट ब्रेकर्स हैं, आपके लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हैं, हाई वोल्टेज के हैं, ट्रिप डिवाइसेस हैं, हारमोनिक्स डिवाइसेस हैं आपके पास, डिफरेंट रिलेज की मोटर्स के हवाले से चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से चीज़ें हैं, जैसे कंडक्टर है, ग्राउंड वायर है, तो उसकी आपके पास एक कंप्लीट डिटेल आती है, कौन से वाला कनेक्टर है, किस टाइप का है, क्या सारी चीज़ें आपको मेंशन मिलती हैं। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था इसका डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से पता चली होंगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस वीडियो के हवाले से, कुछ आप जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो without any hesitation you may text on WhatsApp, you may send on email, or you may put the comment in the comment section, तो I will respond inshallah as soon as possible। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।